Hello, very good morning dear all students. Welcome you all in my YouTube channel सिविल इंजीनियरिंग गुरुकुल। आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिविल इंजीनियरिंग गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले हमने 4 लेक्चर्स को अपलोड किए थे और जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे स्ट्रेसेस इन बीम के डिस्कस किए थे और उससे जो कंसर्निंग न्यूमेरिकल्स थे उन्हें हमने लास्ट के 4 लेक्चर्स में सॉल्व किया है। सो डियर ऑल स्टूडेंट्स, इफ़ यू नॉट वॉच लास्ट प्रीवियस 4 लेक्चर्स देन यू वॉच फ्रॉम प्लेलिस्ट और फ्रॉम गूगल क्लासरूम्स। अगर आपने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले के लेक्चर्स को जाकर देखें, तभी जाकर के आपको ये आपका जो लेक्चर्स है समझ में आएगा। सो चलिए आज के हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है, आप देख सकते हैं स्क्रीन बोर्ड पे जैसा कि क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चन रिगार्डिंग है आपके बेंडिंग स्ट्रेसेस से। तो चलिए हम इस क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पे क्वेश्चन जो दिख रहा है इसमें लिखा हुआ है प्रॉब्लम नंबर 7.11 है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। एंड आई सेक्शंस एक आई सेक्शन है जैसा कि फिगर में दिखाया गया है आपको, सिंपली सपोर्टेड है ओवर स्पैन ऑफ 12 मीटर, 12 मीटर के स्पैन तक सिंपली सपोर्टेड है विद द मैक्सिमम परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस दिया हुआ है। मैक्सिमम परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। पूछा जा रहा है व्हाट कंसंट्रेटेड लोड कैन बी कैरिड एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर फ्रॉम वन सपोर्ट। पूछा जा रहा है कि कोई भी सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसका स्पैन 12 मीटर का है और आई सेक्शन है, तो पूछा जा रहा है कि कितना कंसंट्रेटेड लोड कैरिड करेगा जो कि सपोर्ट का डिस्टेंस एक सपोर्ट से 4 मीटर तक है और मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस दिया हुआ है 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो डियर स्टूडेंट्स, जो पहले डेटा गिवन है उसको हम लोग राइट डाउन करते हैं। तो जैसे एज पर क्वेश्चंस यहाँ पे सिग्मा मैक्स की वैल्यू दी हुई 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब मान लेते हैं कि W जो है कंसंट्रेटेड लोड है जिसको हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो ये जो W है कंसंट्रेटेड लोड कैरिड कर रहा है एट डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर फ्रॉम सपोर्ट B, ओके। सो सबसे पहला काम करेंगे हम लोग मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालने का काम करेंगे। किसका काम करेंगे? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालने का काम करेंगे। सो जैसा कि इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसका जो लोड है आपका आ रहा है और एक सपोर्ट से 4 मीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो समझिए कि ये इसेंट्रिक लोडिंग है। इसेंट्रिक लोडिंग कहने का मतलब है कि वैसा लोडिंग जिसका जो डिस्टेंस है एक एक्सिस से एक पॉइंट से, देखिए यहाँ पे टोटल 12 मीटर का डिस्टेंस है और एक सपोर्ट से 4 मीटर है। सो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 8 मीटर हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे एक सिंपल फार्मूला मैं लगाने जा रहा हूँ, WAB/L। जब मैं शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट पढ़ा रहा था तो उस समय मैंने बताया था कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इसेंट्रिक लोडिंग के कंडीशन में WAB बटा कितना होता है? L होता है। सो A मतलब होता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस हो गया B, ठीक है। सो आप A की वैल्यू रखिए, B की वैल्यू रखिए और L की वैल्यू रखिए। तो W का वैल्यू तो कांस्टेंट है, A की वैल्यू आप 8 रखिए और B कितना है? 4 मीटर है, डिवाइड बाई टोटल लेंथ 12 है। सो 4 12 यानी 8W/3 ये आ जाएगा न्यूटन मीटर में। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो कन्वर्ट हो जाएगा न्यूटन mm में, ठीक, यानी 8000 W/3 न्यूटन mm। ये मैंने अपना कॉन्सेप्ट आपको सिंपल से बताया, ठीक है। जब भी इसेंट्रिक लोडिंग है, जब भी आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस दिया हुआ है तो हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की जरूरत पड़ेगी, ओके। सो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यानी WAB/L यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें निकल जाएगा, जहाँ A जो है उसका लेफ्ट सपोर्ट से डिस्टेंस है और B राइट सपोर्ट से डिस्टेंस है और L टोटल लेंथ है, ओके। सो यहाँ तक क्लियर है। एक ये तरीका है जिस तरीके से हम लोग निकाले हैं 8000/3 न्यूटन में mm। ये सबसे सिंपल तरीका है। अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो बहुत ईजी होता है। जिस तरीके से आपको पता है कि कोई भी कंसेंट्रिक लोडिंग होता है तो वहाँ पे इसेंट्रिक मतलब होता है कि दोनों का डिस्टेंस अलग अलग है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ का डिस्टेंस अलग है और ये डिस्टेंस क्या है? अलग है। ये डिस्टेंस अलग है, ये डिस्टेंस अलग है, इसलिए ये इसेंट्रिक है। मान लीजिए कि कोई बीम ऐसा रहता और जहाँ पे लोड यहाँ पे W आ रहा होता, यहाँ से 2 मीटर डिस्टेंस होता और यहाँ से भी 2 रहता, तो यहाँ पे ये कंसेंट्रिक लोडिंग है डियर स्टूडेंट्स। इस केस से मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है WL/4, आपको मैंने बताया था पहले, ठीक है। और जब UDL आता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आता है, तो मैंने बताया था WL² 8। मान लीजिए ऐसा बीम है जहाँ पे UDL है, इसमें होता है WL²
8। सो ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए। अगर आपको डायरेक्ट याद है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, अदरवाइज फिर से आपको प्रोसेस को क्या करना पड़ेगा, प्रोसीड करना पड़ेगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में इस बुक में किया गया है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया WAB/L से कैसे होता है। अगर आप वैसे चाहते हैं तो वैसे ही बना सकते हैं, अदरवाइज आप लोग सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रिएक्शंस निकालना पड़ेगा। और रिएक्शंस निकालने का भी दो प्रोसेस है। एक तो आप किसी भी पॉइंट के अबाउट A के अबाउट मोमेंट ले लीजिए या B के अबाउट मोमेंट ले लीजिए। ठीक है, दोनों के अबाउट मोमेंट ले सकते हैं, जिसके अबाउट लेना चाहते हैं। अगर A के अबाउट लेते हैं तो B का रिएक्शन निकलेगा, B के अबाउट लेते हैं तो A का रिएक्शन निकलेगा। ठीक है, वैसे भी निकाल सकते हैं, जैसे कि हम अगर B के अबाउट मोमेंट लेते हैं, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट B इज इक्वल टू व्हाट, 0। सो क्या हो जाएगा, RA इंटू 12 क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट करेगा A। अब देखिए W है, W क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट करेगा, यानी माइनस W इंटू 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे आप RA की वैल्यू तो आपका आ जाएगा ये W/3। ठीक है, आ जाएगा। उसके बाद में फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन आप लगाएंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन मैंने बताया था कि जो टोटल लोड है यानी RA प्लस RB यानी रिएक्शन A प्लस रिएक्शन B मिल करके ही टोटल लोड को कैरी कर रहा है। ठीक है, W। सो अगर आपको RA की वैल्यू पता है, यहाँ से आप RB की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, RA की वैल्यू पुट करेंगे तो RB की वैल्यू आ जाएगी W माइनस व्हाट, RA हो जाएगा। ठीक है, तो W माइनस RA करेंगे तो W माइनस W/3 यानी कि यहाँ पे अगर आप पुट करेंगे W माइनस W/3 तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका 2W/3 यानी ये आ गया RB का वैल्यू। ठीक है, देखिए कितना आसानी से निकल सकता है। अगर आपने SFD और BMD के कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा है तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए। ठीक है, तो ये निकल गया आपका RA और RB की वैल्यू इस तरीके से। अगर आप RA और RB की वैल्यू निकाल लिए हैं तब आप आसानी से क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे C पे मूवमेंट ले लीजिए। क्या कीजिए, C पे मूवमेंट ले लीजिए, वही आपका मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट होगा। अब यहाँ पे C पे आप मूवमेंट ले लीजिए तो कितना हो जाएगा C पे मूवमेंट, C पे मूवमेंट हो जाएगा RA इंटू व्हाट, RA, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 8 मीटर, RA इंटू 8। तो RA की वैल्यू आपको पता है W/3 और डिस्टेंस 8 हो गया। ठीक है, 8W/3 ये न्यूटन मीटर में हो गया। अब आप इसको न्यूटन mm में चेंज करना चाहते हैं तो W/3 इंटू 8 इंटू 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 8000/3 न्यूटन mm। आई होप कि ये आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, या तो मैंने जैसे पहले बताया आपको WAB/L, A की वैल्यू लेफ्ट सपोर्ट से जो डिस्टेंस है और B की वैल्यू राइट सपोर्ट से जो डिस्टेंस है डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ 12 मीटर रख दीजिए और सॉल्व कीजिए। वैसे भी निकाल सकते हैं, दोनों तरीका है। अगर इस तरीके से निकालना चाहते हैं तो इस तरीके से आप निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो मुझे लगता है कि आपको ये रिएक्शंस का वैल्यू निकालने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा, आप लोग इस रिएक्शंस को निकाल लिए होगा आसानी से। ठीक है, अब देखिए जो मेजर प्रॉब्लम्स है इस क्वेश्चंस में, सबसे पहले हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, पहले तो मैंने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल लिया, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो सेक्शन आपको दिया हुआ है, मैंने आपको बताया था कि जब भी सिमेट्रिकल सेक्शन होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जो टोटल सेक्शन है, टोटल सेक्शन आपका है, ये देखिए टोटल है। टोटल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से आपका जो इनर वाला पार्ट है, इनर वाला पार्ट कहने का मतलब है ये जो हैचिंग वाला पार्ट है, इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप घटा दीजिए। तो टोटल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, BD/12 यानी B का वैल्यू 1000 है और D का वैल्यू कितना है 225, DQ/12 BD/12 माइनस आप क्या कीजिएगा, टोटल B में से ये वाला आप पार्ट घटा दिए 7.5। ठीक है, और D कितना हो जाएगा, सिर्फ यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाएगा, यानी 100 माइनस 7.5 इंटू D कितना हो जाएगा, टोटल 225 में से आप ये वाला डिस्टेंस जो है ऊपर वाला और ये दोनों यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 11.5 कर दीजिए DQ डिवाइडेड बाई में 12 घटा दीजिएगा। आपका जो ये सेक्शन है कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकल जाएगा। सो ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था और नीचे में बनाया है मैंने, आप देख लीजिए एक बार, वो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, करना यही है कि टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से जो हैचिंग पोर्शन जो मैंने किया था अभी उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को घटा देना है तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे निकाला गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला गया है BD/12 100 इंटू DQ 225 था डिवाइडेड 12 माइनस मैंने बताया था 100 और माइनस जो वेब का थिकनेस उसको घटा देंगे और D कैसे निकलेगा 225 और माइनस जो आपका फ्लेंज का थिकनेस है, ऊपर और नीचे वाला फ्लेंज थिकनेस सेम है तो 2 टाइम्स ऑफ 11/5 DQ/12 तो ये आपका निकल जाएगा फाइनली mm⁴ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो अब यहाँ पे हम लोग बेंडिंग फार्मूला यूज़ करेंगे। सो आपको पता है बेंडिंग फार्मूला कितना होता है, σ/y इक्वल टू m/i इज इक्वल टू E/r। ओके, सो आपको इस तीनों में से जिसकी ज़रूरत है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि देखिए यहाँ पे E/r यंग्स मॉडुलस और यहाँ पे r रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, m मोमेंट होता है, i मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, सिग्मा बेंडिंग स्ट्रेस होता है और y
आउटर फाइबर डिस्टेंस होता है फ्रॉम न्यूट्रल लेयर। ओके, सो यहाँ पे आपको ना यंग्स मॉडुलस पता है, ना ही रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है, तो पहले ये फॉर्मूला यूटिलाइज कर नहीं सकते हैं। अब हमें मोमेंट यहाँ पे पता है, आई पता है, सिग्मा पता है, वाई पता है, सो इस फार्मूला को हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, सो इस फार्मूला को हमने यूटिलाइज किया। इस फार्मूला को बेंडिंग फार्मूला कहा जाता है और फ्लेक्सिबल फार्मूला भी कहा जाता है, सो डोंट कंफ्यूज विद दोज। ओके, सो यहाँ पे हमने यहाँ पे m बाई आई स्क्वायर टू सिग्मा बाई वाई रख दिया। अब देखिए वाई मैक्स की वैल्यू, चूंकि ये सिमेट्रिकल सेक्शन है तो इसका सी जी हाफ पे ही लाइज कर रहा है। ओके, सो टोटल डिस्टेंस 225 है, टोटल जो आपका आई सेक्शन है उसका 225 है, तो 225 बाई 2 कीजिएगा तो आपका जाएगा 112.5 mm। ठीक है, अब उसके बाद में ये जो फॉर्मूला है इसमें पुट कर दीजिए आप। m की वैल्यू 8000/3w थी और यहाँ पे i की वैल्यू भी दी हुई है, सिग्मा मैक्स की वैल्यू आपको ये दी हुई है 80 और y मैक्स की वैल्यू 112.5। यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा w की वैल्यू। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट था आपका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सबसे पहले आप क्वेश्चंस को देखिए, क्वेश्चन के बाद आपको जो पूछा जा रहा है वो देखिए और उसमें से जो फार्मूला आपको रिक्वायर्ड है उस फार्मूला को आप पुट कीजिए, वहाँ से आप इसके सॉल्यूशन को कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए मैं इस तरीके के बहुत सारे वीडियोस लाते रहता हूं। सो मुझे आपसे उम्मीद है कि आप लोग इसके पीडीएफ्स को कंप्लीट कर रहे होंगे और कहीं भी आपको डाउट्स होता है तो आप मुझे स्क्रीनशॉट लेकर के उसे व्हाट्सअप कर सकते हैं, बिल्कुल इसका आपको सॉल्यूशन वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, सो इस क्वेश्चन में W निकालना था जिसका सॉल्यूशन हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए अगला जो हमारे टॉपिक्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज बेंडिंग स्ट्रेसेस इन अनसिमेट्रिकल सेक्शंस। डियर स्टूडेंट्स, जब मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा रहा था उस समय मैंने आपको बताया था कि सिमेट्रिकल सेक्शन मतलब होता है कि वैसा सेक्शन जिसको हम लोग अगर एक्स एक्सिस के अबाउट और वाई एक्सिस के अबाउट बेंड करें तो दोनों को कवर कर ले, ओवरलैप कर जाए, उसको सिमेट्रिकल कहते हैं। और वैसा सेक्शन जिसको अगर हम ओवरलैप करें, मोड़े, फोल्ड करें तो क्या करें, कवर नहीं करें, उसे कहते हैं हम लोग अनसिमेट्रिकल सेक्शन। जैसे कि एल सेक्शन आप देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये एल सेक्शन है, मान लीजिए ये एल सेक्शन है। अगर आप इसे एक्स एक्सिस के अबाउट भी फोल्ड करेंगे या वाई एक्सिस के अबाउट फोल्ड करेंगे तो ये अपने आप को कवर नहीं कर पाएगा। सो दिस इज द अनसिमेट्रिकल सेक्शन। दूसरी तरीके से आप देखिए टी सेक्शन की बात करते हैं हम लोग। टी सेक्शन, इन सारे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों ने निकाला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर में, जिसका जरूरत यहाँ पे पड़ने वाला है अभी। ओके, सो अब इसको भी एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट फोल्ड करेंगे, मोड़ेंगे तो ये कवर नहीं होगा, ये भी अनसिमेट्रिकल सेक्शन है। अब अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन, मान लीजिए टॉप फ्लेंज अलग है और अलग विड्थ है और बॉटम फ्लेंज का विड्थ अलग है। ठीक है, क्या ये कवर अप कर पाएगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट? नहीं कर पाएगा। सो अनसिमेट्रिकल ये आई सेक्शन कहलाता है। लेकिन इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था वो सिमेट्रिकल था, अब आगे जो आ रहा है वो सिमेट्रिकल नहीं है, अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, सो अनसिमेट्रिकल के केसेस में कैसे करते हैं आप याद रखिएगा, न्यूट्रल एक्सिस जो होता है सीजी पे ही लाइज करता है। ठीक है, तो अगर सिमेट्रिकल है तो हाफ पे लाइज कर जाएगा, लेकिन अनसिमेट्रिकल अगर सेक्शन है तो उसके लिए आपको जो सीजी निकालने का प्रोसेस था मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंतर में वही यहाँ पे प्रोसीड होगा। सो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया और बेंडिंग और जो भी शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट पढ़ाया गया है उसका बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन यहाँ पे होने वाला है। अगर आपने उस चैप्टर को नहीं पढ़ा है सो वॉच देम, आप उसको देखिए और उसको समझिए। ठीक है, तो चलिए मैं क्वेश्चन को देख लेता हूँ। ये क्वेश्चन आपका है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है स्क्रीन बोर्ड पे, एक क्वेश्चन यहाँ पे है अनसिमेट्रिकल सेक्शन। देखिए लिखा हुआ है, ए कास्ट आयरन ब्रैकेट सब्जेक्टेड टू बेंडिंग हैज ए क्रॉस सेक्शन ऑफ आई फ्रॉम विद द अनइक्वल फ्लेंजेस। देखिए यहाँ पे साफ लिख दिया अनइक्वल फ्लेंज है। सो आपको यहाँ से अंडरस्टूड हो जाना है कि ये जो सेक्शन है वो कौन सा सेक्शन है, अनसिमेट्रिकल सेक्शन। ओके, सो यहाँ पे दिया हुआ है एक्सिस एंड मोमेंट एंड द सेक्शन अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस इफ द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ द सेक्शन विद 40 मेगा न्यूटन्स। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मेगा न्यूटन के टर्म में मैक्सिमम बेंडिंग क्या मोमेंट्स, डिटरमाइन द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। अब निकालना है मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगा, व्हाट इज द नेचर ऑफ स्ट्रेसेस, और स्ट्रेस का नेचर क्या होगा। ठीक है, पॉजिटिव होगा यानी कॉम्प्रेसिव होगा या टेंसाइल होगा। सो इस क्वेश्चन से आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। सो आप ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको जो क्वेश्चन बताता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और आने वाले जो भी एग्जामिनेशन है उसके व्यू से भी। सो आप इसे अच्छे से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। देखिए सबसे पहले दिया हुआ है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू। ओके, सो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू दी हुई है 40 मेगा न्यूटन। ओके, सो 40 मेगा न्यूटन, सबसे पहले हम लोग को यूनिट कन्वर्जन करना पड़ता है। मेगा है, एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी मेगा आता है तो उसको न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 10⁶ से मल्टीप्लाई करते हैं। सो मेमोराइज दीज थिंग्स। अगर गीगा आता है, गीगा को मल्टीप्लाई करते हैं 10⁹ से। सो दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। किलो को मल्टीप्लाई करते हैं 10⁻³ से। सो ये चीज़ याद रखिएगा, जब भी गीगा न्यूटन आता है तो न्यूटन में चेंज करने के लिए 10⁻⁹ से, अगर मेगा आता है 10⁻⁶ से, अगर किलो आता है 10⁻³ से। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा क्योंकि सबसे पहले हमको यूनिट कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने यूनिट को कन्वर्ट कर दिया, उसको कन्वर्ट कर दिया 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करके न्यूटन्स के अंदर में। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको डिटरमाइन करना है, यहाँ पे आपको सी जी
ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो मैंने बताया था ये अनइक्वल फ्लैंजेस का सेक्शन है, सो अनसिमेट्रिकल है। तो मैं आपको एक बार फिगर दिखा देना चाहता हूँ डियर स्टूडेंट्स। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्रैकेट यही है। अब देखिए यहाँ पे ये आई सेक्शन है, देखिए यहाँ पे टॉप फ्लैंज 200 है और बॉटम फ्लैंज 130 है, थिकनेस 50 mm ऊपर का भी है और नीचे का भी है। और ये आपका जो वेब है, वेब का थिकनेस 50 mm है और जो हाइट है दिया हुआ है 200 mm है। कुछ नहीं करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। सबसे पहले आपको इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिनोट करना है। तो मैंने आपको बताया था सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए सबसे पहले उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। एक पार्ट ये वाला, दूसरा पार्ट ये वाला और तीसरा पार्ट ऊपर वाला। सो एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया और तीसरा पार्ट ये हो गया। ठीक है, बहुत ही ईजी है। अब इसमें क्या करना है कि लेफ्ट मोस्ट पोर्शन मान लिए हम लोग, ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे। फिर बॉटम मोस्ट पोर्शन मान लिए, मतलब जो भी हमारा वाई बार या एक्स बार आएगा इस एक्सिस से आएगा, ठीक है, यही आएगा हमारा इस, मतलब जो भी हमारा डिस्टेंस आएगा सी जी का वो बॉटम से आएगा या लेफ्ट मोस्ट पोर्शन से आएगा। अगर वाई बार निकालेंगे तो बॉटम से आएगा, एक्स बार निकालेंगे तो लेफ्ट मोस्ट पोर्शन से आएगा डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ सी जी के लिए। तो सबसे पहले हम लोग को पता है A1 निकालना पड़ता है और Y1, फिर A2 Y2, फिर A3 Y3, फिर हम लोग फॉर्मूला को यूटिलाइज कर लेते हैं A1 प्लस A2 Y2 प्लस A3 Y3 डिवाइड बाई A1 प्लस A2 प्लस A3, उस फॉर्मूला को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, जो भी निकालना है हमको बॉटम से निकालना है। मान लीजिए कि आपको Y1 निकालना है, तो क्या कीजिएगा, Y1 निकालना है तो आपको क्या हो जाएगा 50/2 हो जाएगा। A1 निकालना है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। A1 इक्वल टू बिड्थ दिया हुआ आपका कितना, यहाँ पे जो भी दिया हुआ बिड्थ इंटू यहाँ पे थिकनेस दिया हुआ 50 mm, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका एरिया निकल जाएगा। फिर जब आपको Y2 निकालना है डियर स्टूडेंट्स, Y2 निकालना है तो याद रहे कि Y2 हमेशा हमको बॉटम से निकालना है। तो इसका जब हमको निकालना है 2 का, तो सबसे पहले ये 50 mm वाला पहले ऐड कर देंगे, याद रखिएगा। निकालना हमको कहाँ से, बॉटम से है, तो पहले 50 mm हम ऐड कर देंगे बॉटम वाला थिकनेस, अब प्लस अब 200 का आधा कर देंगे, 200 डिवाइडेड बाई में 2, ये हमारा निकल गया Y2। अब A2 निकालना है, बहुत ही इजी है। यहाँ पे थिकनेस दिया हुआ है 50 और डेप्थ दिया हुआ है 200, तो 50 गुने क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा A2 का एरिया। जब आप A3 निकालेंगे तो A3 के लिए भी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 टॉप फ्लैंज का थिकनेस है, सॉरी विड्थ है और थिकनेस है 50, A3 निकल गया। ठीक है, उसके बाद जब आपको Y3 निकालना है तो पहले यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस को आपको ऐड करना पड़ेगा, यानी 50 प्लस, जब आप Y3 निकालेंगे तो 50 प्लस फिर 200 भी ऐड करना पड़ेगा, 200 और प्लस ऊपर वाला जो 50 है उसका आधा कर दीजिएगा, 50/2। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। जब ये निकल जाएगा तो आप फार्मूला में पुट कर दीजिएगा उसका वैल्यू, तो वहाँ से आपका वाई बार का वैल्यू निकल जाएगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में निकाला गया है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, मैं चीज़ों को बहुत ब्रेक करके बताना चाहता हूँ ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्डअप हो पाए, है ना। मैं बिल्कुल नहीं बताना चाहता हूँ बुक किस तरीके से कि जो बुक में दिया गया है। तो आप जो लेक्चर्स उसको जरूर देखिएगा, ऐसा नहीं कि पीडीएफ जब मिल जाता है आपको तो पीडीएफ से लिख करके रट लिए, वैसा नहीं है। क्योंकि जब आप नया क्वेश्चन को देखेंगे तो आपके अंदर कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये होता है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट को दे पाऊँ। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा डियर स्टूडेंट्स कि किस तरीके से निकालना है। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए A1 की वैल्यू निकाली हुई है, A2 की वैल्यू निकाली हुई है, A3 की और Y1 Y2 Y3 की सारी की वैल्यू यहाँ पे निकाली हुई है, जिससे मैंने आपको बताया था अभी। ठीक है, जैसे मैंने अभी जस्ट आपको बताया है। फिर इस फॉर्मूला में क्या किया गया, पुट किया गया है। तो चलिए मैं नीचे आपको दिखा देता हूँ कितना पुट किया गया वैल्यू को, कैसे कैसे आया है ये मैंने आपको बता दिया अभी तक। ठीक है, ये सारा चीज़ A1 A2 A3 कहाँ से आया और Y1 Y2 Y3 कहाँ से आया, जो मैंने बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, अब जब आपको वाई बार निकालना है डियर स्टूडेंट्स, तो वाई बार निकालना है तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, जो आपका A1 सब कुछ आया है उसको पुट कर दीजिए। आपको पहले से पता है, क्योंकि मैंने जब वो पढ़ा रहा था तभी मैंने बता दिया था कि CG कैसे निकाला जाता है। तो CG आपका निकल गया है यहाँ पे। जब सारे वैल्यूज़ को पुट कीजिएगा तो वाई बार का वैल्यू आपका आ गया है 166.51। लेकिन ध्यान रहे ये कहाँ से आया है, बॉटम मोस्ट पोर्सन से, जो आपका बॉटम मोस्ट पोर्सन माने थे वहाँ से CG आया है। ठीक है, तो हेंस न्यूट्रल एक्सिस दैट डिस्टेंस ऑफ 166.51 फ्रॉम द बॉटम फेस। ठीक है, बॉटम फेस से आपका जो आया है CG वो आ गया है 166.51। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेजर चीज़ जो है इस क्वेश्चन में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इसलिए हम लोग CG निकाल रहे थे। तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट चाहिए, CG के अबाउट चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक को बता देता हूँ, बाकी रेस्ट आप लोगों को करना है, क्योंकि मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पढ़ा रखा ऑलरेडी। टोटल I बराबर क्या हो जाएगा, 1 सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस 2 का प्लस 3 का, तीनों को जोड़ना पड़ेगा। तो I1 निकालना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉटम फ्लैंज अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे उस सेक्शन का अपने CG के अबाउट, यानी पहला जो सेक्शन है उसका अपने CG के अबाउट प्लस उस सेक्शन का एरिया इनटू
के स्क्वायर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और के क्या होता है? के मतलब होता है कि जो न्यूट्रल एक्सिस है और जो हमारे फर्स्ट जो सेक्शन है उसके बीच के सी जी के दोनों का बीच का सी जी का डिस्टेंस, मतलब जो टोटल सेक्शन है उसका सी जी और जो कंसिडर किए हैं सेक्शन उसके सी जी का डिस्टेंस। देखिए ये बहुत ही ईजी है इसको निकालना। मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। पहला तो देखिए जो आपको के का वैल्यू निकालना है, के निकालने के लिए क्या कीजिएगा, आपका जो वाई बार आया है और जो एक्सिस चूज किए हैं जो आपका सेक्शन है y1 है ना, तो y बार और y1 में दोनों में क्या कीजिए, कंपैरिजन कीजिए। दोनों में जो बड़ा है y बार में और y1 में जो भी बड़ा है उसमें से बड़ा वाले में से छोटा को घटा दीजिए, तो वहाँ पे आपको k का वैल्यू निकल जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है, हर क्वेश्चंस में। तो देखिए चूंकि पहला सेक्शन है तो पहला सेक्शन का क्या था, नीचे बॉटम फ्लेंज जो है उसका विड्थ 130 और डेप्थ 50 है, तो b इंटू डी का क्यूब बाई 12 उसका अपने सी जी के अबाउट हो गया, प्लस उसका एरिया था आपका 6500 इंटू, अब देखिए K1 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका वाई बार है 166.51 है, ठीक है, और y1 क्या है 25 है, यानी वाई बार यहाँ बड़ा है तो वाई बार में से y1 को घटाया गया है, तो ये समझिए ये वैल्यू है K1 का। ठीक, ये किसका वैल्यू है, K1 का वैल्यू है। तो y बार में से y1 को घटाया गया है और उसको स्क्वायर कर दिया गया। इस तरीके से ये वैल्यू आपका आ गया है इतना mm⁴। ठीक उसी तरीके से हम लोग I2 के लिए निकालेंगे उसके अपने CG के अबाउट और प्लस कर देंगे A2 इंटू K2 क्या हो जाएगा, y बार में से और y2 में कंपेरिजन करेंगे। y बार और y2 में जो बड़ा होगा उसमें से बड़ा वाले में से छोटे को घटा देंगे और स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यही प्रोसेस को अप टू I3 के लिए अप्लाइड किया गया है और उसके बाद तीनों को क्या किया गया है, जोड़ दिया गया है। ठीक है, यही चीज़ पूरे क्वेश्चंस में किया गया है इसमें, लेकिन मैं आपको बता दूंगा चूंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है अनसिमेट्रिकल सेक्शन का, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सो आप लोग ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसके बाद जो भी क्वेश्चंस आएंगे अनसिमेट्रिकल सेक्शंस के उसमें मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा इस चीज़ के बारे में। ओके, सो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। आई होप कि यहाँ तक आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। तो देखिए I2 की वैल्यू भी निकाली गई है। तो देखिए I2 जो है आपका वेव वाला पार्ट है, यानी 2 जो सेक्शन है वेव वाला पार्ट है, इसका विड्थ b है और डेप्थ 200 है। तो उसी तरीके से BD⁴/12 यहाँ पे किया गया है स्टूडेंट्स, BD⁴/12 b 50 d का 12 प्लस A2 का वैल्यू भी आपका है दिया हुआ है, मतलब निकाले हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे y बार और y2 में y बार बड़ा है, y2 का वैल्यू 150 आ रहा था और y बार 166.51 आ रहा था, तो y बार में से यहाँ पे y2 को घटाया गया। ठीक उसी तरीके से ऊपर के तरीके से, यानी ये वैल्यू जो आया आपका K2 का। K2 के लिए हम लोग क्या किए हैं, y बार में देखे हैं और y2 में कंपेरिजन किए हैं, और यहाँ पे देखे हैं हम लोग कि y बार बड़ा है y2 से, चूंकि y2 का वैल्यू 150 है तो y बार में से y2 घटाएंगे तब K2 का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो ये आप सॉल्व कीजिएगा पुट करके, तो ये आपका आ गया। अब आप I3 निकालिए, तो सबसे टॉप मोस्ट फ्लेंज उसका विड्थ b है यानी 200 है, डेप्थ 50 था, तो BD⁴/12 प्लस A3, तो A3 की जो वैल्यू आई है आपकी, A3 की वैल्यू आई है, आप जो सॉल्व कीजिएगा तो आपका है इतना। ठीक है, अब देखिए अब चूंकि हमको K3 निकालना है तो y बार और y3 में कंपेरिजन करेंगे, y बार और y3 में। तो आप देखिएगा कि y3 वहाँ पे 275 है और y बार 166.51 है, इसलिए यहाँ पे y3 में से y बार को घटाया गया। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, नोट डाउन इन योर कॉपीज़। y3 और y बार में क्या है, y3 बड़ा है और y बार छोटा है, तो इसलिए y3 में से y बार को घटाया गया है। ठीक है, तो 275 में माइनस 166.51 का स्क्वायर कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये इस थ्योरम को कहा जाता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ऑलरेडी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर्स के अंदर में बहुत ही अच्छे से ड्राइव करके बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट को बिल्टअप करा करके पढ़ाया गया था। अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है सो वॉच द वीडियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के वीडियोज़ को देखिए, वहाँ से आपका जो कॉन्सेप्ट है और भी अच्छे से बिल्टअप हो पाएगा। ठीक है, अब देखिए I1 I2 I3 निकल गया है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे तीनों को जोड़ दीजिए, जब तीनों को आप जोड़ दीजिएगा तो वहाँ से आपका टोटल I का वैल्यू क्या होगा, निकल जाएगा, जो कि हमको निकालना था। तो वैसे ही यहाँ पे निकाला गया है, I1 I2 I3 की वैल्यूज़ को जोड़ करके यहाँ पे क्या किया गया है, निकाला गया है। सो मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, सारे प्रॉब्लम्स अच्छे से हो गए होंगे। यहाँ तक जो भी दिक्कत था मैंने डाउट्स को क्लियर कराने की कोशिश की है हमेशा। सो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी आपको दिक्कत आ रहा होगा। ठीक है, सो अगर अभी भी कहीं दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और आप व्हाट्सएप कर दीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप कर दीजिए, जहाँ भी प्रॉब्लम है अंडरलाइन करके बिल्कुल उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो टोटल आई भी यहाँ पे हम लोग निकाल दिए हैं। ठीक है, तो टोटल आई के लिए क्या किए थे, I1 का वैल्यू जो है I2 और I3 का वैल्यू को क्या किए, जोड़ दिए थे स्टूडेंट्स। ओके, अब देखिए आपका जो CG आया था सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉटम से आया था 166.51 पे। ठीक है, बॉटम से कितना पे आया था डियर स्टूडेंट्स,
बॉटम से आया था 166.51 पे, ठीक है। अब अगर टॉप से पूछा जाए तो टोटल हाइट है 300, टोटल हाइट कितना है 300 और बॉटम से 166.61 पे है। तो अगर टॉप से पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, 300 में से माइनस कर देंगे। चलिए आपको फिगर दिखा देते हैं, एक बार इस फिगर से हम आपको बता देते हैं, ठीक है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो फिगर था आपका, एक चीज़ यहाँ समझना है। अब यहाँ से जो CG आया था बॉटम से आया है 166 पॉइंट जो भी आया है 51 आया है या जो भी आया है। अब पूछा जाएगा यहाँ से कितना CG है, तो क्या कीजिएगा, देखिए टोटल जो आपका है, जो टोटल देखिए यहाँ से यहाँ 200 है, ऊपर वाला फ्लैंज का थिकनेस 50, नीचे वाला 50, यानी टोटल जो डेप्थ है इसका कितना है 300 है, ठीक है। फिगर से आपको देखिए टोटल डेप्थ 300 है। तो नीचे से 166.51 पे लाइज कर रहा है CG, तो ऊपर से क्या होगा 300 माइनस, अब यहाँ से यहाँ तक पूछा जाएगा तो क्या कीजिएगा आप 300 टोटल हाइट में से 300 में से नीचे वाला घटा दीजिएगा 166.51, ये घटा दीजिएगा तो आपका टॉप से निकल जाएगा, ठीक है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो ये निकल जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आगे के लिए भी। देखिए न्यूट्रल एक्सिस पे, ये जो न्यूट्रल एक्सिस है यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस 0 होता है, देखिए यहाँ पे 0 है, ठीक है। और न्यूट्रल एक्सिस से जैसे ही हम बढ़ते हैं ऊपर की ओर में या नीचे की ओर में, ठीक है, यहाँ से ऊपर की ओर बढ़िएगा तो बेंडिंग स्ट्रेस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और टॉप मोस्ट फाइबर पे जाकर के क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, मैक्सिमम हो जा रहा है। उसी तरीके से नीचे में भी बेंडिंग स्ट्रेस बढ़ रहा है और यहाँ पे आकर के मैक्सिमम हो जा रहा है। ऊपर वाला जो जोन होता है वो कॉम्प्रेसिव जोन है और नीचे वाला टेंसाइल जोन है, यानी नीचे में टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होता है और ऊपर में कॉम्प्रेसिव। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सबसे मैक्सिमम होगा और टॉप मोस्ट फाइबर में सबसे मैक्सिमम होगा, डिपेंडिंग अपॉन दी क्राइटेरिया कि कौन सा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ याद रखिएगा कि आउटर मोस्ट फाइबर में बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम होता है और न्यूट्रल लेयर पे बेंडिंग स्ट्रेस 0 होता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि न्यूट्रल लेयर में क्या होता है, बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। और आउटर लेयर में क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। अब कैसे होता है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप फॉर्मूला से समझना चाहते हो तो फॉर्मूला से भी समझ सकते हैं। देखिए एक चीज़ मैं आपको, चूँकि मैं आपको कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ, बिल्कुल मेरा ये होता है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट दूँ अच्छा से अच्छा, ठीक है। देखिए सिग्मा बाई वाई इक्वल टू आपको पता है कितना होता है, सिग्मा बाई वाई इक्वल टू क्या होता है, m बाई सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू क्या होता है, m बाई आई होता है, आपको पता है। अब देखिए सिग्मा बराबर क्या लिख सकते हैं, m बाई आई इंटू वाई, तो सिग्मा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, m बाई आई इंटू वाई, यानी कि सिग्मा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, y के। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सिग्मा किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, y के। तो y का डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक होता है, y का डिस्टेंस न्यूट्रल लेयर से जो भी डिस्टेंस है, तो आप न्यूट्रल लेयर पे क्या होता है, y का डिस्टेंस तो 0 है, तो यहाँ पे 0 होगा, और जैसे जैसे बढ़ेगा y का वैल्यू बढ़ेगा, y का वैल्यू इंक्रीज होगा, तो सिग्मा का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। बात समझ रहे हैं, अगर आपका सिग्मा का वैल्यू चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सिग्मा का वैल्यू इंक्रीज होगा तो y का वैल्यू भी इंक्रीज होगा। ऑब्वियसली है कि आपका जब न्यूट्रल लेयर का डेप्थ बढ़ रहा है y का वैल्यू, तो यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस का भी वैल्यू बढ़ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अगर y का वैल्यू घट रहा है तो बेंडिंग स्ट्रेस भी घट रहा है। तो न्यूट्रल लेयर पे क्या होता है, y का वैल्यू 0 होता है, इसलिए यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस 0 होगा, और जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे तो यहाँ पे y का वैल्यू बढ़ रहा है तो बेंडिंग स्ट्रेस भी बढ़ रहा है, और अगर नीचे आएंगे तो नीचे में भी नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे भी बेंडिंग स्ट्रेस बढ़ रहा है। बस याद रखिएगा नीचे वाला जो टेंसाइल जोन है यानी टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस है, ऊपर वाला कॉम्प्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस है। सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। सो मैं अभी क्लियर क्या कर रहा था कि बॉटम से 166.51 पे था सॉरी CG, तो टॉप से कितना हो जाएगा, टोटल जो आपका डेप्थ था आई सेक्शन का उसमें से आप घटा दीजिए तो आपका निकल जाएगा क्या से, टॉप से, ठीक है। सो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो ये डायग्राम आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स आई सेक्शन के बगल में, वो बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम है। कौन सा डायग्राम है, बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम है, ठीक है। तो बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ करने के लिए भी एग्जाम्स में आते हैं। सो आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम पूछा जाता है एग्जामिनेशंस में, या अगर फिगर दे दिया जाएगा पूछा जाएगा कि बेंडिंग स्ट्रेस कितना होता है, ठीक है। मैं आपको पूरे कॉन्सेप्ट से अवगत करा देता हूँ ताकि आपको कहीं दिक्कत नहीं हो, ओके। सो चलिए जो हमारा चीज़ जो सेक्शंस था उसे पूछना था उसको हम लोग देख लेते हैं, और वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स है उसको डाउट्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ तक हमारा हो चुका है कि वाई बार का जो वैल्यू है आपका कितना था, 166.51 फ्रॉम बॉटम, टॉप से है 300 माइनस 166.51, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपका। चलिए तो आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये निकल गया है 300 माइनस वाई बार 133.49 कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमको चूंकि बॉटम से ही चाहिए, बॉटम में ही चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम कौन सा है 166.51 है, 133 एक आया है 49, तो दोनों मैक्सिमम कौन सा है 166.51, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ही ना हमारा मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आएगा, जिसका वैल्यू ज़्यादा है। तो 166.51 हमारा क्या है, मैक्सिमम, यानी बॉटम से, यानी बॉटम पे है।
तो अब देखिए बॉटम पे 166.51 है, तो आपका जो बेंडिंग फार्मूला आपको पता है M/I = सिग्मा YY, ये आपको फार्मूला पता है। बेंडिंग स्ट्रेस फार्मूला क्या है या फ्लेक्सुरल फार्मूला क्या है? इस वैल्यू में आप सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा M/I × Y फार्मूला में। M की वैल्यू आपको पता है, I की वैल्यू भी पता है, और Y कहाँ पे निकालना है आपको? 166.51 पे निकालना है। देखिए हमको इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, तो देखिए 133.49 आया था, उसको भी हम लोग रख सकते थे, क्योंकि इस दोनों में क्या है मिनिमम कौन है 133.49, तो मिनिमम पूछा जाता वो होता है, और मैक्सिमम कितना है यहाँ पे 166.51, तो वो कॉम्प्रेसिव हो जाता है। और ये क्या होता है, ये टेंसाइल है, तो ये मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस हो गया आपका 166.51। यहाँ पे वाई बार के कॉरस्पॉन्डिंग होगा, जहाँ पे वैल्यू वाई बार का जितना ज़्यादा होगा वहाँ पे उतना ही ज़्यादा बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होगा। मैंने बताया अभी कि सिग्मा किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी वाई का वैल्यू अगर बढ़ता है तो बेंडिंग स्ट्रेस का भी वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। वाई का वैल्यू घटेगा तो बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू घटेगा। बस आपको ध्यान रखना है बेंडिंग स्ट्रेस का डायग्राम्स में कि न्यूट्रल एयर पे 0 होगा और ऊपर जाएंगे तो मैक्सिमम होगा और नीचे भी मैक्सिमम होगा बॉटम आउटर मोस्ट फाइबर में, यानी आउटर मोस्ट फाइबर में बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम होता है। सो मेमोराइज दिस पॉइंट, ओके। सो अब इसको वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 23.377 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये आपका आ गया मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। और नेचर जो है ये टेंसाइल है, ओके याद रखिएगा, क्योंकि ये कहाँ पे आया है, न्यूट्रल एक्सिस से नीचे की ओर आ रहा है। न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर की ओर आता तो ये कॉम्प्रेसिव होता है, न्यूट्रल एक्सिस से नीचे की ओर इसलिए टेंसाइल होगा। तो ऑब्जेक्टिव में अगर कहीं पूछा जाता है कि मैक्सिमम जो आपका ये है स्ट्रेस है कहाँ पर होता है, तो याद रखिएगा आउटर मोस्ट फाइबर में, यानी जो आपका न्यूट्रल लेयर है उससे जितना दूरी पर जाएंगे आप आउटर मोस्ट फाइबर में, वहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम होगा। और पूछा जाए कि बेंडिंग स्ट्रेस मिनिमम कहाँ पर होगा, तो मिनिमम होगा न्यूट्रल एक्सिस पे, जहाँ पे क्या होगा 0 होगा, ठीक है। सो दिस इज एंड पार्ट ऑफ माय वीडियो। आई होप you learned more than you expect from this lecture. So thank you everyone for watching this. So stay tuned. God bless you all. Thank you everyone.